अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान कोकर। आज ज़रा बात करेंगे मईशत को लेकर, चूँकि इतने टेंस हालात हैं इस पूरे रीजन के, और कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी बेहतरी और कभी बड़ी बुरी सिचुएशन देख रहे हैं। अब नए रूट्स पर भी बात हो रही है, नई चीज़ों पर बात हो रही है। इकॉनमी को लेके हम पर सबसे बड़ा दबाव क्या है? हम दुनिया भर में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करने वाले शानदार ममालिक में से एक थे। अगर उसमें फलों की बात करूँ, आम, केला, सब कुछ पाकिस्तान से बड़े बेहतर तादाद में बाहर जाता था। गंदम, कपास और ऐसी कई फसलें, दालें, मिर्चें, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की दुनिया भर में मशहूर थी। हत्ता कि चावल भी, हाफजाबाद हो या दीगर इलाके हों, चावल के लिए मशहूर थे और हमारे चावल यूरोप की मंडियों तक उनकी बड़ी शानदार रसाई थी। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें तब्दील हुई, फरसुदा आपाशी का निज़ाम हो गया। किसान को ये समझ नहीं आई कि इस पौधे को कितना पानी की ज़रूरत है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई, ट्रेनिंग नहीं हुई, गवर्नमेंट की तवज्जो और चीज़ों पर बहुत बढ़ती चली गई। ये पिछले 15-20 सालों की अगर मैं बात करूँ तो सब कुछ यकसर तब्दील हो गया। 8वां बड़ा हम एक्सपोर्टर होते थे आटे के लिए, गंदम के लिए, तो आज वो भी नहीं रहे हैं दुनिया में। पूरी दुनिया, यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का आटा जाता था। टेक्सटाइल की सनत अच्छी थी, अब भी हमारी वही एक सनत है जो एक्सपोर्ट में अपना हिस्सा डालती है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल की मैं बात करूं, मुल्क भर में आटे की कीमत को लेकर इतनी फ्लक्चुएशन हुई है और आटे की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अभी आपने हालिया देखा होगा कि जो लोग तंदूर से रोटी लेते हैं, नान लेते हैं, उनके लिए वो ख़रीदना भी मुश्किल हो गया है। नान बाई एसोसिएशन ने तो 35 रुपये फ़ी नान की कीमत और 25 रुपये रोटी की कीमत का ऐलान किया, लेकिन गवर्नमेंट कहती है जी आपने 25 में नान और 20 में रोटी देनी है, जो कि बहुत मुश्किल है उनके लिए भी। फिर हमने एक्सपोर्ट नंबर्स आज तक क्यों वहाँ तक नहीं लेकर गए या उस मार्क तक टच नहीं कर पाए जिसकी हमारी मार्केट के अंदर कैपेसिटी है। हमारे पास हर चीज़ के प्रोडक्शन यूनिट्स मौजूद हैं और पाकिस्तान में गाड़ियों से लेके हर चीज़ बनती है, लेकिन हम अपनी एक्सपोर्ट का लेवल देखते हैं तो वही चंद चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट को ब्लिंक कर रही होती हैं। सर्विसेज की मद में शायद बाहर से बहुत अच्छे पैसे आ जाते हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर में वो अपना हिस्सा डाल देते हैं, रेमिटेंसेस। बट क्या हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बाहर का सोचते हैं? क्या हम छोटी इंडस्ट्री को बेहतर करने का सोचते हैं? वो इंडस्ट्री जो सपोर्ट देती है बड़ी इंडस्ट्री को, यानी वो रॉ मटेरियल बनाकर देने वाली इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बारे में कभी सोचते हैं? टैक्सेशन का ये मामला है जी कि बार बार उसको सहल करने की बात होती है। टैक्सेशन के मुख्तलिफ हम अगर कहें तो कुछ स्कीम्स हैं, फ़िक्स टैक्स आ गया है ताजरों के लिए, ताजर उससे भी परेशान है। क्यों है ताजर, क्यों ये समझते हैं कि फ़िक्स टैक्स से भी उनके मसाइल हल नहीं हो रहे? FBR के अपने मामलात हैं और फिर जितना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना है FBR को, इसका मतलब है कि वो आवाम से ही पैसा निकलेगा। पेट्रोलियम की मद में लेवीज़ की भारी ड्यूटीज़ हैं, अब वो कार्बन और दीगर माहौलियात को लेकर भी ड्यूटीज़ लग गई हैं। हम आज ज़रा बिज़नेस तबके से भी बात करेंगे, इकोनॉमिस्ट से भी बात करेंगे कि मसाइल हैं क्या हमारी इकॉनमी को लेकर। राजा आमिर इकबाल साहब माहिर मईशत भी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, तो बड़ी डिटेल चीज़ें आज इनसे पूछेंगे। नईम सिद्दीकी साहब माहिर मईशत हैं। थैंक यू सो मच जी दोनों हजरात का, आप दोनों हजरात ने हमें ज्वाइन किया है। राजा आमिर साहब, सर अब तो FBR ने छोटे ताजरों के लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम ले आया, उस पर भी खुश नहीं है। हम फ़िक्स टैक्स स्कीम नहीं देखते थे, उस पर भी खुश नहीं थे। पॉइंट ऑफ सेल का मसला भी आ जाता है, उस पर भी ताजर कहते हैं तो क्यों खुश नहीं है? क्या FBR के सिस्टम्स का मसला है, टैक्सेशन के स्ट्रक्चर का मसला है, या फिर ताजर उस सारे टैक्सेशन स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा मुतासिर? किस्म के मार्केट में सुनने में आ रहे हैं कि उनको कंसल्ट नहीं किया जा रहा है और जिस तरीके से हुकूमत रजिस्टर्ड करना चाह रही है, उनके जहन में शायद ये बैठा हुआ है ताजर के कि वो शुरू में ऐसे ही करेंगे और अगले साल जाके शायद ट्रैप कर लेंगे। तो ये जो डिस्ट्रस्ट है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आप इसको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे और जो ओवरऑल पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, जो रीजन के बने हुए हैं, उस सारे मामलात को अगर आप गौर से देखें तो कोई भी कारोबार से रिलेटेड आदमी को आप पकड़ेंगे तो वो अपसेट ज़रूर है। उसकी वजह यह है कि कुछ मामलात एक्सटर्नल इस किस्म के हो चुके हैं कि जो हमारे इख्तियार में भी नहीं है, हुकूमत के या रियासत के इख्तियार में भी नहीं है। जो गल्फ़ में हो रहा है, ईरान
यूएसए का मामला बिल्कुल जो ठीक बात आपके है सर, सामने, किसी के भी इख्तियार तो में वो इख्तियार में नहीं है। तो इन सारे मामलात के अंदर मेरे ख्याल में जो बजट में अच्छी बातें कुछ आई थी वो भी डाइल्यूट होती दिखाई दे रही हैं। मैं ये इस तरह देखता हूँ कि हुकूमत की कोशिश थी कि शायद इससे इकॉनमी चल जाएगी बजट से, और चल भी सकती थी अगर थोड़ा सा हमें एक्सटर्नल फैक्टर से, ये पेट्रोलियम का जो मामला आपने बिल्कुल सही बताया कि अब अगर आप इसको दोबारा 400 से या 400 से ऊपर ले जाएंगे, अब 300 से तो ऊपर चला गया, तो अगर आप अगले हफ्ते तक इसको 400 प्लस पे ले जाते हैं तो नेचुरली हर चीज़ महंगी होगी। हर चीज़ जब महंगी होगी तो सबसे बड़ा जो अलमिया इस मुल्क का है, जो मेरे ख्याल में जो लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनको समझ नहीं आ रही है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर परचेजिंग पावर पैरिटी जो है लोगों की, वो बहुत तेज़ी से गिरती जा रही है। और उसकी मेजर वजूहात के अंदर बेसिक जो आता है फैक्टर, वो आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं। अब आपकी यूटिलिटी बिल्स चाहे वो नीचे से छोटा कम से कम इनकम वाला इंडिविजुअल है या उसको ऊपर ले जाएं आप, कोई कारोबारी बरादरी है या कोई नौकरी कर रहा है, हर आदमी अपने लेवल के ऊपर तंग आ चुका है। इन हालात के अंदर जिस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी लेवल को कम करने के लिए, एड्रेस करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं लाई जाएगी, ये जितने गिमिक्स हो रहे हैं, ये गिमिक्स जो हैं ये आपको स्पाइक्स ज़रूर दे सकते हैं, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान का जो अलमिया है वो एडहॉकिज़म है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सारी हुकूमतें, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं करना चाहता हूँ, हर कोई ये चाहता है कि मेरा टेन्योर अच्छा गुजर जाए, और कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी सस्टेन करने के लिए या कोई विजन देने को नहीं तैयार है। अभी बड़ी डिटेल राजा आमिर साहब ने 2-3 मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। पहले मैं चाहूँगा ज़रा ये फिक्स टैक्स, आप लोग तो कहते थे होना चाहिए छोटे ताजर के लिए ताकि उसको पता हो मैंने कितना टैक्स देना है, अब आप खुश नहीं है नईम साहब? देखिए इरशाद साहब, अभी राय साहब ने जो बात की मैं उसको सेकंड करता हूँ। ये जो है ना कोई 30वीं मेरा ख्याल है फिक्स ताजर स्कीम आई होगी, लेकिन कोई भी स्कीम अभी तक कामयाब नहीं हुई। सिर्फ एक स्कीम इस मुल्क में कामयाब हुई थी जो कि सेल्फ असेसमेंट थी, और उसमें हर साल जो है वो 20% टैक्स पिछले साल से बढ़ जाता था। और मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी स्कीम थी जिसमें अगर उसी में हम रहते तो आज ये छोटे ताजर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे होते। अभी तक ये जो फिक्स टैक्स स्कीम का बिफोर बजट बातें हो रही थी और बजट में कहा था कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक ये गवर्नमेंट जो है FBR लोगों से तजावीज़ मांग रहा है, अभी तक ये स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। और फिर देखें कि एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि डिजिटल इनवाइसिंग होनी चाहिए, POS सिस्टम लगना चाहिए, कैशलेस इकॉनमी होनी चाहिए, सेल टैक्स का निज़ाम सही होना चाहिए, इनकम टैक्स का निज़ाम सही होना चाहिए, और उसके बीच में आप कहते हैं कि 30,000 ताजर जो हैं वो जो 200 मिलियन वाले को भी और 1 मिलियन वाले को भी आपने एक कैटेगरी में रख लिया है। अब 200 मिलियन की अगर आप कभी मौका मिले FBR से रिटर्न निकलवाएं जो हर साल इनकम टैक्स रिटर्न जाती हैं, तो मेरा ख्याल है शायद 3% से ज़्यादा लोग नहीं होंगे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को छोड़ के जो 200 मिलियन की रिटर्न शो करते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी कॉम्प्लिकेशन होती है जब आप हाई टर्नओवर शो करते हैं, और उसके बाद कितनी टैक्सेशन होती है, और उसके बाद टैक्स लगाने का जो इख्तियार है वो डिपार्टमेंट के पास होता है, और वो ये कहता है कि आपको हम इसके ऊपर इतना टैक्स लगाएंगे, हम आपके ये खर्चे मानेंगे, ये खर्चे नहीं मानेंगे। तो जब गवर्नमेंट इस किस्म के, अब यही जब आप 200 मिलियन तक के बंदे की बात करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल 5% भी उसका ग्रॉस प्रॉफिट हो तो वो तब भी 2 मिलियन टैक्स देगा। और ये मैं नहीं समझता कि ये स्कीम जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट होगी, इसमें सेल टैक्स कैसे होगा, इसमें इनकम टैक्स आप फिक्स कैसे करेंगे। तो अभी तक ये स्कीम जो है वो ये फिक्स नहीं। अभी छोटे ताजर 200 मिलियन का बिजनेस छोटा नहीं करते सर। मैं आपको कहता हूँ, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ कि आप रिटर्नें निकलवा के देख लें कि कितने लोग हैं जिन्होंने 200 मिलियन का टर्नओवर शो किया होगा। यानी कि 200 मिलियन का टर्नओवर का मतलब है कि 200 मिलियन की सेल जिन्होंने की होगी, यानी 20 करोड़। तो ये तो 20 करोड़। तो एनीवे अब इसको देखते हैं कि हुकूमत इसको कैसे करती है। हाँ, अब फुकदान इस बात का है कि हर दफ़ा नई स्कीम आती है, छोटे ताजर, सादा पेपर, एक सिंगल पेपर, टैक्स रिटर्न,
वो भाई आप एक बैठ के सिर्फ एक छोटी सी बात है, टैक्स टू टैक्सेबल करें, जिसकी आमदन टैक्सेबल है उस पर टैक्स लगाएं, जिसकी आमदन टैक्सेबल नहीं उस पर टैक्स नहीं लगाएं। आपने मेजर जो सेगमेंट ऑफ बिजनेसेस हैं, जैसे ज़राअत है, उस पर हर बंदा तनकीद करता है, हर बंदा कहता है कि 21% ऑफ GDP है और 1% से भी कम वो आपके इसमें टैक्स में कंट्रीब्यूट करता है। तो आप क्यों नहीं एक अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में कानून लेके आते? अब देखिए जितने लोग फिक्स टैक्सेशन में हैं ना, जैसे सैलरीड क्लास है, जैसे इम्पोर्टर्स हैं, जैसे और वो जो लोग हैं जो कि थ्रू बैंकिंग चैनल बिजनेस करते हैं, वो सारे के सारे जो है ना नॉर्मल टैक्स रिजीम में हैं और वो बिल्कुल अपनी जो रिटर्न्स होती हैं प्रॉपर्ली शो करते हैं। क्लैरिटी का सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये है सर, मेरा पूछने का भी आपसे मकसद है राजा आमिर साहब जी सर, ये जो सैलरीड क्लास टैक्स देती है उसका मतलब ये होता है कि हमें फिर उसके मुताबिक सहूलतें भी मिले, जो भी टैक्स देता है हमें रोड ठीक मिल जाएंगे, हमें हॉस्पिटल की सहूलत मिल जाएगी, हमारे बच्चे पढ़ भी लेंगे गवर्नमेंट के अच्छे स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी सब हमारे लिए प्रॉब्लम है। तीसरा जो बड़ा मसला है सैलरीड क्लास है, कहती है हम टैक्स भी भरते हैं फिर इनडायरेक्ट टैक्स भी भरते हैं और उसका कोई रिटर्न ज़ाहिर है उनके लिए तो होता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है ना सर, बिजली के बिलों पर भी आ रहा है टैक्स, गैस के बिल पे भी आ रहा है। अच्छा देखें जी, पहली तो बात यह है कि आवाम को हम सबको समझना चाहिए। सेम सवाल सर राजा आमिर साहब, जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने किया था कि मैं टैक्स भी दूं और मैं इनडायरेक्ट टैक्स भी दूं और इन रिटर्न क्या है। अच्छा देखें, पहले तो हम सबको समझना चाहिए और पूरी आवाम को समझना चाहिए कि पाकिस्तान में टैक्स का फकदान नहीं है। मैं बड़ा वाज़े क्लियर कहता हूँ कि देखें आज से 4-5 साल पहले 7,000 की कलेक्शन थी। तो आप देखें हर साल 22 से 25% टैक्स की कलेक्शन बढ़ती जा रही है। सही है। तो इसका मतलब है टैक्स तो डबल हो गया। पिछले 4 सालों में आपने टैक्स डबल कर लिया। अब आप 14,000 को क्रॉस कर गए, पहले आपके पास 7,000 था। अब आप ये देखें कि आपने साथ किया क्या है, आपने अपने खर्चे भी जो हैं, एक्सपेंडिचर जो हैं रियासत के, गवर्नमेंट के, वो भी डबल से ज़्यादा हो गए। सो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ऑस्टेरिटी हमें करनी पड़ेगी रियासत के लेवल के ऊपर भी और हुकूमत के लेवल के ऊपर भी, लोगों का जो टैक्स है वो टैक्स जाकर लोगों को समझ आए कि उनके ऊपर खर्च हो रहा है। दूसरी बात ये भी एक मैं बात TV चैनल पे सुनता रहता हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पर कि डायरेक्ट टैक्सेस बहुत कम हैं जी, वो जी 30% हैं और 70% आपके। प्लीज़ अपना जाके FBR की बुक खोल लें 25, उसके अंदर इस वक्त तकरीबन इक्वल रेशो आ चुका है। यानी आप 49 और 51% के ऊपर खड़े हैं, यानी जितने डायरेक्ट टैक्सेस हैं उतने ही इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं आपके। इसका मतलब है आवाम टैक्स दे रही है, बिजनेसेस दे रहे हैं टैक्स, ये नहीं है कि टैक्स नहीं दिया जा रहा है। अब ये सब कुछ होने के बावजूद अब सवाल ये पैदा होता है कि इकॉनमी क्यों नहीं चल रही है। इकॉनमी ना चलने की 3-4 मेजर वजूहात हैं, जिसमें एक वजह मैंने आपको शुरू में बड़ी वाज़े बताई है कि लोगों की परचेजिंग पावर गिर रही है। जब डिमांड गिरेगी किसी चीज़ की तो सप्लाई चेन ने इक्विलिब्रियम लेना होता है अपना। सो पीछे से कंपनीज जो हैं, कारोबारी बरादरी जो है, वो किधर लेके जाए माल, किसको बेचे, आगे लेने वाला कंजम्पशन पावर नहीं। आपकी कंजम्पशन इकॉनमी का रही है बहुत अरसे से, आपको पता है इस चीज़ का। आप देखें आटे की पोजीशन, अभी आपने पहले बात की थी, मैं यहाँ कहना चाहूँगा बढ़ता जा रहा है। स्टेबल फूड दुनिया में, स्टेबल क्रॉप दुनिया में हर जगह पे, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ पे गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। और अनफॉर्चुनेटली ये दूसरी मेजर वजह है कि हमारे जो इक़्तिदार में लोग होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैं नहीं कह रहा हूँ, हर एक यही करता है, उससे कोई, मैं किसी आज की नहीं, मैं आपको तारीख बता दूंगा, सारे यही करते आ रहे हैं। वो अपने वादों पे नहीं कायम रहते हैं। आप इलेक्शन में कैंपेन करते रहे कि हम 4,000 से ऊपर ये आपसे लेंगे गंदम, आपने आपका ज़मींदार जो है वो रुल के रह गया, 2200-2400 रुपये मन वो बेचता रहा और सड़कों के ऊपर पड़ी रही गंदम आपकी। आज वो साल तो आपने निकाल लिया, उसका असर आज आ रहा है। इसके 2 नुकसान हुए कि आपके जो सियासतदान हैं उनका मिसट्रस्ट पब्लिक से और बढ़ गया कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं।
आप हुकूमत में जब होते हैं, किसी ओहदे पर होते हैं, जब आप कोई भी बात करते हैं, उसका एक असर जाता है कारोबारी बरादरी के ऊपर। बिजनेस कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रीजनल डेवलपमेंट, इन तीनों को देख रही होती है और उसके अंदर पॉलिसी को ढूंढ रही होती है कि ये पॉलिसी किस तरफ लेके जा रही है। अच्छा सर, इसी में एक ऐड करेंगे, पहले शुगर का मसला आया तो भी हमने देखा जी एक कमेटी बन जाएगी, शुगर की फैक्ट फाइंडिंग हो गई, लोगों के नाम आ गए, हुआ कुछ भी नहीं, शुगर की कीमतें भी वही हैं। अब कह रहे हैं जी आटे के लिए भी यही होगा, हम करेंगे क्या सर? और ये कमेटियाँ क्या काम करती हैं? पहले मैं चाहूँगा ज़रा नईम साहब इस पर आपका एक व्यू। और क्या आटे की कीमतें बढ़ने की वजह फ्लोर मिल्स हैं, किसान है, गवर्नमेंट है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, कौन है, क्या हो रहा है ये? देखिए सर, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी जो है ना, जिस साल भी बम्पर क्रॉप होती है और किसान इस इंतज़ार में होता है कि जैसे कि अभी राय साहब ने कहा कि 3,900 रुपये इन्होंने लास्ट ईयर रेट तय किया और 2,200-2,300 रुपये में लोगों को अपनी सड़क पे रख के गंदम बेचना पड़ी। तो उसका नतीजा क्या निकला कि नेक्स्ट ईयर लोगों ने गंदम कम काश्त की और उसकी वजह से पाकिस्तान की टोटल जो इसका वीट कंजम्पशन है वो तकरीबन 31 मिलियन टन के करीब है और पाकिस्तान ने लास्ट ईयर और उससे प्रीवियस ईयर तकरीबन 31 मिलियन टन जो है ना गंदम प्रोड्यूस की। तो यानी कि हमने अपनी कंजम्पशन से ज़्यादा गंदम प्रोड्यूस की। और अब देखिए, पहले हमारी गंदम जो है ना अफ़गानिस्तान वगैरह भी बड़ी चली जाती थी, अब वो वहाँ भी नहीं जा रही। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल ये है कि ये 37% हमारा काबिल काश्त एरिया है और 150 मिलियन जो एकड़ फीट वाटर जो है वो हमारे मुल्क में आता है, लेकिन हम उसको सिर्फ 20 मिलियन एकड़ फीट को रिटेन करते हैं, बाकी हमारा ज़ाया हो जाता है और 84% वाटर हमारा सिर्फ 2 महीने में आता है। हमने कोई ऐसी स्कीम नहीं निकाली, कोई हमने ऐसी प्लानिंग नहीं की कि हम ये वाटर को स्टोर करते या वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम करते ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है इसकी वीट की और चावल की वो हमारी बढ़ती। हम उस तरफ गए नहीं। अब ये सूरत हाल सर इस वक्त जो एक इंतहाई फ्लोर मिल्स क्या कहते हैं? इस वक्त हमारा बड़ा बुरहान जो इस वक्त है ना सर, हमारे पास गंदम को आटे की सूरत में बदलने का एक ही तरीकाकार है, वो है फ्लोर मिल। अब इस वक्त फ्लावर मिल में इतना शदीद बुरहान है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो 50 से ज़्यादा फ्लावर मिल हैं उनके परमिट जो है ना मनसूख हो गए हैं और वो जो हैं गंदम ख़रीदने से आजिज़ हैं, वो प्राइवेट बंदों से गंदम नहीं खरीद सकते। अभी एक डीजी साहब नए आए हैं जो लाहौर में बैठते हैं, उन तक ये एक्सेसिबल नहीं है और ये रावलपिंडी इस्लामाबाद को भी पंजाब गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये बाज़ार से गंदम ख़रीद नहीं सकते, गवर्नमेंट गंदम देती नहीं है, पास्को से गंदम मिलती नहीं है और ये किसी तरह भी गंदम को आवाम तक नहीं पहुँचा सकते। और दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि इंटर प्रोविंसेस गंदम की ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं हो पा रही। आप गंदम को इधर से उधर नहीं भेज सकते, तो पाबंदी है और वो पाबंदी लगाई हुई है और मसनूई किल्लत करके इस वक्त 3,000 रुपये का 20 किलो का इस वक्त आटे का थैला हो गया और ये सही इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। और इस किस्म की ऑनलाइन जो परमिट इशू होते थे वो ख़त्म हो गए हैं, खुद का निज़ाम ख़त्म कर रहे हैं। आपका नईम सिद्दीकी साहब, जैसा कि मैंने कहा था, पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मईशत, इसका क्या मुस्तकबिल है? बहुत लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करूँगा। एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर हफीज़ुर रहमान IT एक्सपर्ट हैं, वो मौजूद हैं, उनसे इस पर ज़रा बात करेंगे। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और कुछ ऐसे मेजरमेंट्स लिए गए, कुछ गोल सेटल किए गए 2030 तक के कि 10 लाख अफराद को AI की तरबियत फराहम करनी है, फिर उसके अंदर आगाही, अफरादी क़ुव्वत की तैयारी, महफूज और काबिल एतमाद मसनूई ज़हानत यानी AI पे कौमी सतह पर एक डिजिटल तब्दीली। पहले डिजिटल पॉलिसी पर भी मैं बात करूँगा, फिर AI का बुनियादी ढांचा क्या होगा, फिर बैनुल अक़वामी तावन, शराकत दारियाँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। तो डॉक्टर हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सर ये बताएं, ये AI हम कहाँ खड़े हैं, दुनिया कहाँ खड़ी है इसको लेकर? थैंक यू सो मच जी। देखें, इस वक्त हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो क्या है? हमारी यूथ है, जो हम हर जगह पर सुनते आ रहे हैं। 66% जो तादाद है वो यूथ की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम लोगों के स्टूडेंट्स की, यानी कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की डायरेक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और जो इंडस्ट्री है उसकी स्पीड जो है वो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्विकली चेंज हो रही है। यानी कि मैं इसको ये कह सकता हूँ कि हमारी जो एडॉप्शन की स्पीड है वो कम है, जबकि दुनिया में जो AI के साथ
स्पीड इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल्स की काफ़ी कमी है अभी भी, बीइंग एन इंडस्ट्री। लेकिन यह है कि कुछ अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन ये भी जिस स्पीड में टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर रही है, ये उसके लिए शायद इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकेंगे। अगर 66% आबादी आपकी 30 साल से कम की है और ये सब बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम को, आपकी यूनिवर्सिटीज़ के जो वो है वो, मतलब आपको शायद हर सेमेस्टर नए नए अपडेट्स देनी पड़ेंगी। अच्छा मैं डॉक्टर हफीज, एग्जांपल आपने कहा कि स्किल की कमी है, मैं चाहूंगा एक शॉर्ट सा इस पे कमेंट, फिर उसके बाद हम जरा डिजिटल सिक्योरिटी, चूंकि ये इंटैक्ट है सारी चीजें, आपकी डिजिटल मैशत भी डिजिटल सिक्योरिटी के साथ या साइबर सिक्योरिटी के साथ इंटैक्ट है। मैं चाहूंगा जरा ये बताएं, अभी आपने कहा स्किल की कमी, आपको नहीं लगता स्किल से ज़्यादा मेरा ख्याल है हमें मास्टर ट्रेनर्स की कमी है, हमें राइट जो एडवांस एजुकेशन एआई की इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन है उसकी कमी है, और सही पैटर्न पे काम करने की कमी है। मेरा ख्याल है ये कमी है। स्किल तो पहले ही बच्चों में है, वो काम तो कर रहे हैं दुनिया के साथ, और पाकिस्तान से बैठ के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। मीन जो है वो ब्रेन ड्रेन का बन जाता है। जो जिन बच्चों के पास अच्छी स्किल्स मौजूद होती हैं, दे आर बीइंग, वो बाहर के मुल्क ले जाते हैं। अब सिक्योरिटी की आपने बात की, तो सिक्योरिटी के जाहिर है हर जगह पर जो जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उसको सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, और इसकी आगाही भी हर इंसान को, जो क्योंकि जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उसके ऊपर साइबर अटैक हो सकता है। तो ऐसे इदारे अच्छे बन चुके हैं, जैसे जो जो इसके ऊपर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपने हर हर घर, हर हर मोबाइल के ऊपर जाकर ये बताना है, ये मैसेज देना है कि आप अपने आप को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि किसी को भी कोई भी कॉल आ जाती है कि आपका फलाना पार्सल आ गया, फलाना इनाम निकला है, और वो बेचारा उसमें फंस जाता है। तो सर आपने बिल्कुल सही कहा, स्किल्स की कमी उस तरीके से नहीं है, लेकिन स्किल्स क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड में चेंज हो रही हैं, तो आपको बार बार, मतलब आपको दोबारा से रीलर्न करना पड़ता है। तो बस इसमें जो एज फार एज, और अगर आपने सिक्योरिटी के लिहाज से बात की, तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब तो आई गेस जो 5th जनरेशन वॉर है उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी मेजर पार्ट है, अब तो जंगों का हिस्सा बन चुका है। तो इससे तो आप किसी भी फॉर्म में खुद को साइड पे कर नहीं सकते। तो आपको एआई को भी, आपको साइबर सिक्योरिटी को भी, आपको डिजिटल इकोनॉमी को भी, इन सबको मर्ज करना पड़ेगा। कोई अच्छा ट्रस्ट सर आप पे ये कैसे कर बताइए डॉक्टर हफीज, साइबर सिक्योरिटी को लेके हमारे यहाँ जो इस वक्त काम हो रहा है, चाहे वो इदारों के लेवल पर हो या फिर प्राइवेट लेवल पर हो, तो आप समझते हैं कि वो बैन अल-अक़वामी जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक है साइबर सिक्योरिटी को स्पेशली लेकर? हम थोड़ा सा लेट जरूर हैं, लेकिन हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल जो अभी वॉर हुई थी उसमें हमने अच्छा रिस्पॉन्ड किया था। जो जो इंडिया के साथ हम लोगों की वॉर हुई थी उसमें अच्छा रिस्पॉन्ड किया था। मैं इसको पाकिस्तान आई गेस टीयर 1 कंपनी में शामिल हो गया था साइबर सिक्योरिटी में, लेकिन स्टिल अभी भी कमी है। इसको आप एनफ नहीं कह सकते। हम मूव सही कर रहे हैं, लेकिन ये थ्रू आउट सारी मिनिस्ट्रीज में, सारे एजुकेशन सेक्टर में, जैसे अब नेशनल सर्ट सेक्टोरियल सर्ट्स बना रहे हैं। आपके जितने पावर प्लांट्स है उसकी सिक्योरिटी जरूरी है, आपके बैंक्स को सिक्योरिटी चाहिए, आपके स्कूल्स को, क्योंकि हम जो पर्सनल हमारी इंफॉर्मेशन है ये लीक आउट भी एक सिक्योरिटी के लीक होता है। तो हमें ना आसान अल्फाज में यह है, एज एन इंडिविजुअल साइबर हाइजीन अडॉप्ट करनी चाहिए। हमें अपने हर 3 महीने के बाद अपने पासवर्ड्स को अपडेट कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो शायद सालों साल अपनी चीजों को अपडेट भी नहीं कर रहे होते। अच्छा तो सर, एथिकल हैकिंग में कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है हमारी? एथिकल हैकिंग में आप 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी बहुत हो रही है। उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होने की जरूरत है। इसमें मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, आपकी यूनिवर्सिटीज हैं। हम तो वक्तन फवक्तन हमारे साथ जो बाकी लोग मुंसलिक हैं, हम कॉन्फ्रेंसेज और इस तरीके से वर्कशॉप्स वगैरह करवाते हैं, लेकिन वो एनफ नहीं है। अभी भी बहुत ज्यादा रोजाना की बुनियाद पर हमें मैसेजेस कॉल्स आ रहे होते हैं कि फलाने का व्हाट्सएप हैक हो गया या फलाने की फेसबुक हैक हो गई। तो वो सोशल इंजीनियरिंग एक टर्म होती है। आप जो पब्लिक कर रहे होते हो, हैकर आपसे वो डाटा निकाल रहा होता है, और फिर आपको ही उसमें कॉल करके किसी न किसी ट्रैप के थ्रू फंसा लिया जाता है, और आप खुद बेसिकली गलती करके अच्छा ये उसको अपनी बताइए डॉक्टर इंफॉर्मेशन। हफीज़, यही चूंकि ये बड़ा चैप्टर है और डिजिटल मैशत के साथ भी जुड़ा है, एथिकल हैकिंग की हम दोनों बात भी शुरू हो गए। हमारे यहाँ कुछ पॉलिसी में पॉइंट सेट किए गए हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, साइबर वगैरह। सर बैंकिंग चैनल को लेके क्या हम सिक्योर हैं? ट्रांजैक्शंस को लेके हम सिक्योर हैं? हमारा पर्सनल डेटा उसको लेके हम सिक्योर हैं?
देखें, एज फार एज पॉलिसीज एंड थिंग्स आर कंसर्न्ड, इनकी अच्छी पॉलिसीज बनी हुई है। बैंक के ऊपर अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन सॉक्स लगे होते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर हर बैंक के अंदर लगे होते हैं, जो इंडिविजुअली चेक कर रहे होते हैं किस तरह के लॉग्स आ रहे हैं, कौन सी आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं, तो वो तो अपने लिहाज से सिक्योर ही है। मेन इशू आता है इंडिविजुअल के लेवल पे। हाँ, जो ह्यूमन हैकिंग है ना, वो आप किसी भी फॉर्म में उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, कोई बैंक के अंदर की बंदा आपकी इंफॉर्मेशन लीक आउट कर देता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि आपको जब बैंक की तरफ से बंदा बन के कॉल कर रहे थे, तो वो आपको ये भी बता रहा था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं। सो ये समटाइम जो है वो थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाता है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो, मतलब हमारे तमाम साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से सेक्टर्स, देखिए सेफ तो साइबर सिक्योरिटी में आप कभी भी नहीं हो सकते। आपने खुद को ऐसे तरीके अडॉप्ट करने हैं, ऐसे सॉल्यूशंस लगाने हैं जिससे आप अपने आप को उससे बचा सकें। तो सर क्या ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हमारा बेहतर है साइबर सिक्योरिटी को लेके? सर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा केसेस हैं। जूं जैसे एआई की आपने बात की, तो जब अब अगर एआई के थ्रू कोई, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, उसके ऊपर बहुत सारे एआई अटैक करना शुरू कर दे, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो जूं एआई, मैंने आपको स्टार्ट में ये बात कही थी कि एआई की वजह से हमारी एडॉप्शन की स्पीड उतनी फास्ट नहीं है। हम चल सही रहे हैं, लेकिन उस स्पीड में नहीं जा रहे जिस स्पीड में दुनिया जाना में। चाहिए। अच्छा सर ये बताएं, डिजिटल मैशत को लेके $1 अरब तक हम अपनी सरमायाकारी बढ़ाना चाह रहे हैं, हो सकता है ऐसा 2030 तक? लेकिन अगर आप अपने तमाम कामों को डिजिटलाइज कर लेंगे, जो कि बहुत सारी जगहों पर अब तो मतलब जाहिर है हमारी कंपनीज हैं, तो हमें लोग कांटेक्ट करते हैं, लोगों में थोड़ा थोड़ा शऊर आ रहा है, क्योंकि आपकी इंटरनेशनल मार्केट डिजिटल ट्रांजैक्शंस और इन्हीं चीजों के ऊपर ही डिपेंडेंट कर रही होती है। हाँ, अगर आपने लोकल मार्केट को भी इसके ऊपर करना है, तो ये फास्ट एडॉप्शन है। इसमें आपको 360 डिग्री का तमाम सेक्टर्स में वैम्प करना पड़ेगा सिस्टम को, आपके यूनिवर्सिटी सिस्टम को, आपके कॉलेज सिस्टम को, इन तमाम को आपने एक रेवोल्यूशनाइज करना है, तब आप एक डायरेक्शन में जा सकेंगे। 2030 तो काफी करीब है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें टारगेट 2047 का रखना चाहिए। जो जब 100 साल हो जाएंगे पाकिस्तान बनने को, उस वक्त हम किस जगह पर खड़े होंगे, हमें उसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। उस वक्त तक हम तमाम चीजों को डिजिटलाइज कर लें, अपनी यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया को इंडस्ट्री के साथ ऐसा मैप कर लें कि वो सिर्फ डिग्रीज ना दे रहे हो, बच्चे वहां से जब डिग्री करके बाहर निकल रहे हो, या इवन ड्यूरिंग द डिग्री अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको जॉब्स मिल जाती हैं, वो स्किल्स के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो रादर देन थ्योरीज के ऊपर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीजुर रहमान हमारे साथ मौजूद रहे। बड़ी डिटेल डिस्कशन की हमने एआई को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके, डिजिटल इकोनॉमी को लेके। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखें।